अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? सब बच्चे ग्रुप में मैसेज कर दें। वॉइस क्लियर है आप सबको? और जो मैंने आपको पीपीटी सेंड की है वो पीपीटी जो है ना आप ओपन कर लें। आज हमने जो पढ़ना है वो हमने एपिडेमियोलॉजी पढ़नी है। तो वैसे तो आपका एपिडेमियोलॉजी का एक ही लेक्चर है, बट मैं सर से कहूँगा कि आपका ना एक दो लेक्चर होने चाहिए वीकेंड में, क्योंकि एक मंथ में इसका सिलेबस कवर करना वो इजी नहीं है। मतलब खुद से तो मतलब इसको पढ़ लेता है, बट जब समझाना हो पढ़ाना हो तो फिर उसके लिए मतलब इसके जो है ना वीक में दो लेक्चर हम रखेंगे। एक हम सैटरडे को रख लेंगे, एक जो है ना इसमें ये जो है एमएचएन का ये वाला थर्ड जो लेक्चर है ये ले लेंगे, या फिर इसके साथ कल वाला जो लेक्चर होगा वो ले लेंगे मैम से बात करके। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ना है यूनिट 1 को डिस्कस करना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, एपिडेमियोलॉजी होती क्या है। और एपिडेमियोलॉजी बेटा ये जो आपका सब्जेक्ट है ये बायोस्टैट के साथ इसका पेपर होता है। ठीक है, आपको ये मैं बताता चलूँ कि इसके जो एमसीक्यूज़ होते हैं और एससीक्यूज़ होते हैं वो डिक्टो जो है ना नवीद आलम जो है ना आपकी बुक, जिसको कम्युनिटी एक्सेल मेडिसिन भी कहते हो, नवीद आलम की बुक भी कहते हो, उसमें से बनते हैं। एमसीक्यूज़ मोस्टली जो है ना उसके जो एंड वाले होते हैं ना वही आते हैं। एंड पे जितने भी एमसीक्यूज़ दिए गए हैं ना उस बुक में वो आपने सारे याद करने हैं, और वही एमसीक्यूज़ जो है ना आपके एग्ज़ाम में आते हैं। एससीक्यूज़ भी वहाँ से ही बनते हैं। तो हम इधर पीपीटी से पढ़ेंगे और ये सारा सिलेबस जो है ना ये बुक के अंदर भी मौजूद है, आप सबको ना वहाँ से मिल जाएगा अगर आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गई है इस बात की? बायोस्टैट के साथ इसका पेपर होता है और एमसीक्यूज़ एससीक्यूज़ मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो मैं आपको बताता जाऊँगा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन एपिडेमियोलॉजी का, कि एपिडेमियोलॉजी के अंदर हमने आज जो इंट्रोडक्शन में पढ़ना है, हमने सबसे पहले तो इसको एपिडेमियोलॉजी होती क्या है इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, फिर उसकी हिस्ट्री पढ़नी है, फिर उसके कंपोनेंट, फिर उसकी बेसिक कंसेप्ट क्या है, एम्स क्या है, यूजेस क्या हैं उसके, और उसका स्कोप क्या है। देन उससे रिलेटेड फिर कुछ टर्म्स हैं एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड जो आपको ऑलरेडी भी आती होंगी, वो डिस्कस करनी है। एपिडेमियोलॉजी बेटा ग्रीक वर्ड है, इसको मतलब ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड से। एपी मीन है अमंग, और डेमोस मीन पीपल, लोगोस मीन यू ऑल नो स्टडी, मतलब अमंग द पीपल, स्टडी लोगों को स्टडी करना, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को, उनके डिटर्मिनेंट्स को स्टडी करने को एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। और इसकी जो कंप्लीट डेफिनेशन बनती है वो ये है एपिडेमियोलॉजी की, जो WHO ने दी है, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स। किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन में हेल्थ से रिलेटेड जो इवेंट्स होते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन और उनके डिटर्मिनेंट्स, और इसकी एप्लीकेशन स्टडी का कि हेल्थ प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए कैसे हम मतलब इसको कंट्रोल करते हैं, इस सब को क्या कहते हैं, एपिडेमियोलॉजी कहते हैं, जो कि WHO ने डेफिनेशन इसकी बताई थी। इसके आगे इसकी हिस्ट्री है। हिस्ट्री एपिडेमियोलॉजी जो है ना ये इसका जो ओरिजिन है, इसका जो आइडिया है वो 400 BC में मतलब आया। इसके बैक में हिप्पोक्रेट्स था जिसने कहा था कि इन्वायरमेंट और ह्यूमन का बिहेवियर जो है ना ये हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। इंसान का अपना बिहेवियर और जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है, ये दो चीज़ें हैं जो इंसान की हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, हिप्पोक्रेट्स ने ये कहा था। उसके बाद 1662 में जॉन ग्रांट आया जिसने एक पब्लिश्ड की लैंडमार्क एनालिसिस ऑफ मोर्टेलिटी डेटा जो है ना उसके ऊपर, मतलब एक मोर्टेलिटी डेटा था उसका एनालिसिस किया लैंडमार्क का। ठीक है, उसने एक बुक मतलब पब्लिश की एक, और ये एक फर्स्ट क्वांटिटी पैटर्न था जिसमें बर्थ, डेथ और डिजीज़ की अक्रेंस को डिस्कस किया था। किसने? जॉन ग्रांट ने 1662 के अंदर। उसके बाद आया विलियम फर। विलियम फर ने क्या किया? विलियम फर ने काम किया सिस्टमेटिकली कलेक्टिंग और एनालाइजिंग ब्रिटेन मॉर्टेलिटी। ब्रिटिश की जो मॉर्टेलिटी स्टेटिस्टिक्स थी ना उनको सिस्टमेटिकली पहले कलेक्ट किया, फिर उनको एनालिसिस किया, फिर उसके ऊपर काम किया, स्टडी की उसके ऊपर। 1800 में फर ने ये कहा, इसको मतलब आप जो है फादर ऑफ मॉडर्न वाइटल स्टेटिस्टिक्स एंड सर्विलेंस कहा जाता है। सर्विलेंस क्या है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। जो फादर है मॉडर्न वाइटल स्टैटिस्टिक्स का, कौन है? विलियम फर। ये एमसीक्यूज बनता है, और इसने मतलब बेसिक प्रैक्टिसेस काफ़ी सारी जो थी वो डेवलप की, जिनको आजकल वाइटल स्टैटिस्टिक्स के अंदर यूज़ किया जाता है।
और डिजीज़ की क्लासिफिकेशन के अंदर भी उनको यूज़ किया जाता है। इसने काम क्या किया था, इसने मॉर्टेलिटी स्टेटिस्टिक्स जो थी ब्रिटेन की उनको एनालाइज और कलेक्ट किया था। उसके बाद जॉन स्नो ने 1854 के अंदर, जिसको इसको कहा जाता है फादर ऑफ फील्ड एपिडेमियोलॉजी, जो फील्ड एपिडेमियोलॉजी का फादर है वो कौन है, जॉन स्नो है। और जो है फादर किसका, वाइटल स्टेटिस्टिक, मॉडर्न वाइटल स्टेटिस्टिक का, वो है विलियम फर। ये दो एमसीक्यूज आते हैं। जॉन स्नो ने एक सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की 20 साल पहले, मतलब उसने एक डेवलप किया माइक्रोस्कोप। स्नो ने क्या किया, उसके ऊपर स्टडी की कॉलरा के ऊपर, और उसका आउटब्रेक कैसे होता है कॉलरा का, फिर उसकी मतलब काज जो डिजीज़ की है वो डिस्कवर की, उसका प्रिवेंट और इसकी रिकरेंस कैसे होती है, ये सारा जो काम है कॉलरा के ऊपर और डिजीज़ की कॉज और अक्रेंस की प्रिवेंशन, इस सब के ऊपर जो काम किया वो इसने किया था, जॉन स्नो ने कंडक्ट किया था। कहते हैं कि 19वीं और 20वीं सदी में जितने भी एपिडेमियोलॉजिकल मेथड जो है अप्लाइड हुए किस में, डिजीज़ अक्रेंस की इन्वेस्टिगेशन में। बेटा कुछ एपिडेमियोलॉजिकल मेथड होते हैं, जब हम कोई स्टडी करते हैं ना तो उसके ऊपर हम ना कुछ मेथड जो है ना वो अप्लाई करते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल मेथड जो है ना वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। जब भी किसी प्रॉब्लम को, किसी डिजीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाता है ना, तो हम ना कोई एपिडेमियोलॉजी का मेथड यूज़ करते हैं। और ये आप रिसर्च जब करते हो तब भी ये मेथड आपके काम आते हैं। ये आप फाइनल ईयर में भी ये मेथड आप पढ़ते हो, एपिडेमियोलॉजिकल मेथड। और अब भी वो कहता है मोस्ट इन्वेस्टिगेटर फोकस करते हैं एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ के ऊपर, मतलब, और एपिडेमियोलॉजिकल मेथड भी यूज़ करते थे। और मोस्टली जो इन्वेस्टिगेटर हैं वो अब फोकस कर रहे हैं कि एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ जो एक्यूटली होती हैं वो कैसे होती हैं। ठीक है, 20वीं सेंचुरी में फिर 1930s और 1940s में देखा गया कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है ना वो भी इन्वेस्टिगेट मतलब हुई, और उनके रिस्क फैक्टर को देखा गया। जैसे कि स्मोकिंग जो है एक लंग कैंसर का रिस्क फैक्टर है, ये 1930s और 40s के अंदर ये मतलब डिस्कवरीज जो है ना हुई। उसके बाद 1980s के अंदर इन स्टडीज़ को एक्सटेंड किया गया और इंजरीज़ और जितने भी वायलेंस होते हैं इनके ऊपर फिर काम किया गया। और इन सब स्टडीज़ के अंदर एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ किया गया, जिनमें केस स्टडी आ जाती है, केस मैनेजमेंट आ जाती है, केस सीरीज़ आ जाती है, ऑब्जर्वेशनल कुछ मेथड होते हैं जिनमें कॉज एक्सपेरिमेंटल, ये सारी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद 1990s की बिगिनिंग में जब टेररिस्ट अटैक हुआ 9/11 का 2001 में, एपिडेमियोलॉजिस्ट ने क्या किया कि सिर्फ नेचुरल ट्रांसमिशन इन्फेक्शंस ऑर्गेनिज्म नहीं होते, बल्कि उन्होंने कहा कि लेकिन ये बायोलॉजिकल वेलफेयर और बायोटेररिज्म जो है ना इसके थ्रू भी जो है डिजीज़ जो है ना ये स्प्रेड होती हैं, सिर्फ नेचुरली भी नहीं होती। क्लियर है सबको यहाँ तक? बेटा यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आवाज़ आ रही है आप सबको? बेटा आवाज़ आ रही है आप सबको? वॉइस क्लियर है आप सबको या नहीं? सबको वॉइस क्लियर है? किसी को कोई इशू तो नहीं है? नहीं आ रही, कट रही है, कुछ को आ रही है और कुछ को नहीं आ रही। अब आई थिंक अब क्लियर है सबको। चलो ठीक हो गया। हमने ना अभी हिस्ट्री को डिस्कस किया है, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया कि इसकी जो ओरिजिन है वो कब हुआ, 400 BC में हिप्पोक्रेट्स ने क्या कहा था। फिर हमने जॉन ग्रांट को डिस्कस किया, विलियम फर के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद जॉन स्नो ने देखा, फिर हमने 19 और 20 सेंचुरी में देखा कि एपिडेमियोलॉजिकल मेथड को अप्लाई किया गया जब डिजीज़ के अक्रेंस को इन्वेस्टिगेट किया गया। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया इसकी बिगिनिंग 1990s में, जो 9/11 के बाद उन एपिडेमियोलॉजिस्ट ने कहा कि नेचुरली ट्रांसमिशन नहीं होती, सिर्फ नेचुरली नहीं होती बल्कि कुछ और फैक्टर भी होते हैं जो बायोलॉजिकल वेलफेयर और बायोटेररिज्म जैसे होते हैं, ये भी स्प्रेड करते हैं।
आगे बेटा हमने डेफिनेशन पढ़नी है। एपिडेमियोलॉजी क्या है? स्टडी है कि कैसे डिजीज़ जो है ना डिस्ट्रीब्यूट होती है किसी पॉपुलेशन में, और वो फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं या डिटरमिन करते हैं इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होती है। सवाल पैदा होता है व्हाई डज अ डिजीज़ डेवलप इन सम पीपल एंड नॉट इन अदर। क्यों जो है ना किसमें, ये इस सवाल को आंसर करने के लिए जो है ना एपिडेमियोलॉजी जो है ये इसके ऊपर काम करती है। अब जो WHO की डेफिनेशन थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी और डिटर्मिनेंट्स, जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं और जो ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर जो डिजीज़ होती है या हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, इनकी 3 चीज़ों को स्टडी करना। किन 3 चीज़ों को? डिस्ट्रीब्यूशन को, फ्रीक्वेंसी को और हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स को। इन 3 की जो स्टडी है इसको WHO ने कहा, इसको हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। क्लियर है? आगे इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछी जाती है। स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी और डिटर्मिनेंट्स जो हेल्थ से रिलेटेड से प्रॉब्लम होते हैं और डिजीज़ जो होती है। ठीक है, कौन से 3 फैक्टर हैं? डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी और डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ, बल्कि कंपोनेंट्स ऑफ इसके जो हैं वो कौन कौन से हैं, किसके? एपिडेमियोलॉजी के। और ये जो है आपको नवीद आलम की जो है ना साइड बॉक्स में नहीं है, वहाँ पे डेफिनेशन के नीचे ये लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको मिलेंगे ये इसका जो है। अब जो इसके कंपोनेंट है ये SCQs बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता भी है। सबसे पहला इसका कंपोनेंट है स्टडी। इसकी स्टडी करते हैं। इसमें क्या होता है, हम सिस्टमेटिकली कलेक्शन करते हैं डाटा को, एनालाइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं। अब एक प्रॉब्लम है, हमने उसके लिए रिलेटेड क्या करना है? डेटा इकट्ठा करना है, इकट्ठा करने के बाद उसको एनालाइज करना है, फिर उनको इंटरप्रेट करना है। अब जब स्टडी कर रहे होते हैं कोई किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी अब रिसर्च कर रहे होते हैं जब कोई, उस हम डाटा जो कलेक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं? इसके अंदर ऑब्जर्वेशन आती है आपकी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग आती है। ऑब्जर्वेशन करते हो, हाइपोथेसिस बनाते हो, फिर उनको टेस्ट करते हो, फिर एनालिटिकल रिसर्च करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो आप उसके ऊपर, चीज़ों के ऊपर। इसके साथ साथ आपको क्या होती है फिर, ये मतलब सारा इसके अंदर आता है। ये भी एक कंपोनेंट है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में रेफर टू एनालिसिस ऑफ एनी इवेंट बाय पर्सन, प्लेस और टाइम। मतलब कोई भी इवेंट हुआ है, पर्सन, प्लेस और टाइम, इन सब चीज़ों को जब एनालिसिस करते हो, कोई भी इवेंट है, ठीक है, उसका एनालिसिस जब आप करते हो तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कौन बंदा है, किसको डिजीज़ हुई, कब हुई, कहाँ हुई, ये 3 चीज़ें, हु, वेयर, व्हेन, ये डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती है। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ का जो दूसरा कंपोनेंट है वो डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब डिजीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई, किन लोगों में हुई, बच्चों में हुई, बूढ़ों में हुई, प्रेग्नेंट लेडीज़ में हुई, फीमेल्स में हुई, यंग जो थी उनमें हुई। मतलब ये कहाँ हुई, किस एरिए में हुई, एशियन में हुई, अफ्रीकन में हुई, यूरोपियन में हुई, सऊदी ममालिक में हुई, कहाँ पे हुई, किस एरिया में हुई, कब हुई, टाइम क्या था, ड्यूरेशन कौन सा, पीरियड कौन सा चल रहा था। तो ये हम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिस्कस करते हैं। तो एपिडेमियोलॉजी जो है इसका कंसर्न जो है फ्रीक्वेंसी और पैटर्न ऑफ हेल्थ इवेंट्स के साथ होता है। फ्रीक्वेंसी क्या है, अब पैटर्न क्या है, ये चीज़ें हमने देखनी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है और पैटर्न क्या होती है। बट उससे पहले हम इसका तीसरा जो है ना डिटर्मिनेंट, इसका जो है कंपोनेंट, वो डिस्कस कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या है? कोई फैक्टर जो हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है वो क्या कहलाता है? डिटर्मिनेंट्स कहलाता है। लाइक केमिकल, कोई भी फिजिकल, सोशल, बायोलॉजिकल, इकोनॉमिक, जेनेटिक, जब बिहेवियर किसी का, ये सारी चीज़ें जब हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं, हमारी हेल्थ इन्हीं चीज़ों से इफेक्ट होती है ना, ये इन्हीं चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है। तो ये क्या है? ये असल में डिटर्मिनेंट्स हैं। इन्हीं को ही डिटर्मिनेंट कहते हैं, इन फैक्टर्स को। तो एपिडेमियोलॉजी में जो इसका रिसर्च है उसके अंदर डिटर्मिनेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। जब हम सर्च कर रहे होते हैं ना तो हम इन फैक्टर को डिस्कस करते हैं, डिटर्मिनेंट को, और इन फैक्टर्स के ऊपर ही बात करते हैं। और इन्हीं के जब हम किसी के कोई डिजीज़ का रिस्क फैक्टर फाइंड कर रहे हो तो हम इन डिटर्मिनेंट्स को ही डिस्कस कर रहे होते हैं। और इसी से हमें पता चलता है क्या काजेज़ हैं डिज़ीज़ की, क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जिसकी वजह से डिज़ीज़ अक्कर हो रही है, और कौन से हेल्थ के रिलेटेड दूसरे जो इवेंट्स हो रहे हैं वो हमें इन फैक्टर को डिस्कस करने से ही पता चलते हैं। क्लियर? तो जब भी हम मतलब एपिडेमियोलॉजी के अंदर डिटर्मिनेंट्स को सर्च करते हैं तो हम एनालाइज कर रहे होते हैं कि डिज़ीज़ जो है ना उसकी काज क्या है, क्यों हुई है, कैसे हुई है, कब हुई है,
और ये इवेंट्स जो है ना, डिजीज़ जो है ना, ये कैसे कर रही है, वाई एंड हाउ, ये हम डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि फैक्टर को फाइंड आउट कर रहे होते हैं ना, फैक्ट्री होती है ना, तो ये आते हैं डिटर्मिनेंट्स में। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी बेटा सिर्फ एक नंबर ऑफ केसेस को नहीं कहते, बल्कि ये एक रिलेशनशिप है किसका, पॉपुलेशन की, जो पॉपुलेशन है उसका साइज और नंबर ऑफ केसेस दोनों का, नंबर ऑफ केसेस और साइज ऑफ पॉपुलेशन के बिटवीन जो रिलेशनशिप होता है, इन दोनों रिलेशन को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि इतने नंबर ऑफ केसेस, मतलब इतने केसेस आए, आपने कहा अब एक पॉपुलेशन है, ठीक है, हमें नहीं पता, पाकिस्तान कहते हैं कि वर्ल्ड के अंदर इतने केसेस आए, वही ये तो बताए ना कितनी पॉपुलेशन कितनी थी, 1000 लोग थे, 2000 का केसेस बता रहे हो, कितने 1000 लोग थे, उनमें 100 केसेस आए, तो उनकी जब फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, मतलब उनका रिलेशनशिप देख के, ये होती है फ्रीक्वेंसी। ऐसे नहीं है बस इतने नंबर ऑफ केसेस, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ठीक है। उसके बाद पैटर्न जो है ना, प्लेस, टाइम और पर्सन, कब, कैसे और किस वक्त, मतलब हेल्थ के रिलेटेड जो इवेंट्स हैं वो अक्कर हुए, इसको पैटर्न कहते हैं। डिजीज़ का एक पैटर्न होता है ना, जैसे हम फेजेस पढ़ते हैं, डिजीज़ पैटर्न, ये कौन सा पैटर्न है, मतलब किस टाइम होती है, किस जगह ज़्यादा डिजीज़ कौन सी हो रही है, कि जैसे कुछ फैक्टर आपने जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, वहाँ पे पढ़ा होगा। सीजनल कुछ डिसऑर्डर होती हैं, मतलब इस टाइम ये डिसऑर्डर जो है वो ज़्यादा होती है, कोल्ड वेदर में फ्लू ज़्यादा होता है, जैसे इस तरह इन लोगों में ज़्यादा होता है। तो ये पैटर्न अक्रंस, मतलब हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स है ना, तो ये जो है ये एक पैटर्न्स हैं, इन्हीं को ही हम कहते हैं पैटर्न। टाइम पैटर्न जो है एनुअल भी होता है, सीजनली भी होता है, वीकली भी होता है, डेली भी होता है। और प्लेस पैटर्न जो है, इसमें आप जियोग्राफिकल वेरिएशन देखते हो, अर्बन लेवल पे देखते हो क्या है, रूरल लेवल पे देखते हो कितने लोग इफेक्ट हुए डिजीज़ से, कौन सी डिजीज़ जो है अर्बन लेवल पे हो रही है, अर्बन मतलब एरियाज़ में, और कौन सी रूरल में हो रही है, कहाँ पे हो रही है, स्कूल एरिया में ज़्यादा हो रही है डिजीज़ या वर्क साइट्स पे हो रही है। तो ये सारे पैटर्न हैं। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक देखते हो, किस एज में हो रही है, किस सेक्स के अंदर रहते हैं, मार्शल स्टेटस क्या है, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें आप देखते हो पैटर्न के अंदर। ये एक डिजीज़ का पैटर्न ही हमें बताता है, टाइम पैटर्न, प्लेस पैटर्न और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर है सबको यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है आप सबको? किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो? अब हेल्थ रिलेटेड स्टेट या इवेंट क्या होता है? हेल्थ रिलेटेड स्टेट या इवेंट बेटा ये ऐसे है कि इसको कहा जाता है कि कोई भी चीज़ जो इफ़ेक्ट करती है पॉपुलेशन की वेलबींग को, ठीक है, वो क्या कहलाती है? हेल्थ रिलेटेड स्टेट और इवेंट कहलाती है। फॉर एग्जांपल कोई डिजीज़ हुई है, या फिर डेथ की काज क्या है, बिहेवियर किसका का कैसा है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स हैं। डिजीज़ हुई है किसी को, ये भी एक इवेंट हुआ है उसकी बॉडी के अंदर। उसकी डेथ की कोई काज हुई है, वो भी क्या है, वो भी एक इवेंट है। तो इसको कहते हैं हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और हेल्थ रिलेटेड इवेंट। उसके बाद आता है स्पेसिफाइड पॉपुलेशन। स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में हम देखते हैं कि एपिडेमियोलॉजिस्ट जो होता है ना, और जो डायरेक्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है, मतलब जो क्लिनिशियन होते हैं, जो आप नर्सेज कह लो या डॉक्टर्स होते हैं, ये इन दोनों का कंसर्न क्या होता है? इन दोनों का कंसर्न होता है डिजीज़ को कैसे हमने कंट्रोल करना है, कैसे उसे प्रिवेंट करना है। तो ये किस पॉपुलेशन में करना है, कौन से पेशेंट हैं और कैसे करना है, कैसे उनको इस डिज़ीज़ से बचाना है, ये सारे काम कौन करते हैं? एक एपिडेमियोलॉजिस्ट करता है, एक हेल्थ केयर जो डायरेक्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है वो करता है। जो क्लिनिशियन का कंसर्न होता है वो ये होता है कि इंडिविजुअल को हेल्दी कैसे रखना है, उसकी हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना है। और जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होता है वो हेल्थ को भी देखता है, एक सिर्फ अकेले इंडिविजुअल की नहीं, बल्कि एक पूरी कम्युनिटी की, एक पूरी पॉपुलेशन की जो हेल्थ होती है ना, उससे कंसर्न जो होता है वो एपिडेमियोलॉजिस्ट को होता है। जबकि एक पर्सन, एक इंडिविजुअल्स की हेल्थ से कंसर्न जो होता है वो एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एक क्लिनिशियन को होता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? उसके बाद आप एप्लीकेशन, हम एपिडेमियोलॉजी को अप्लाई कहाँ पर करते हैं? बेटा एपिडेमियोलॉजी एक सिर्फ, वो कहते हैं कि स्टडी हेल्थ की, मतलब किसी भी पॉपुलेशन की जो हेल्थ है ना,
उसको सिर्फ स्टडी करने को नहीं कहते हैं, बल्कि ये किस में इन्वॉल्व होता है, ये इन्वॉल्व होता है कि आप जो कम्युनिटी बेस्ड प्रैक्टिस किसी कर रहे हो, मतलब कम्युनिटी के अंदर कोई प्रैक्टिस आप कर रहे हो, उससे उसको स्टडी करना कि कोई कम्युनिटी के अंदर प्रॉब्लम है, पोलियो का प्रॉब्लम आ गया या कोई इस तरह, उसको आप जाके देखते हो, उसके ऊपर स्टडी करते हो, फिर वहाँ जाके आप लोगों को अवेयरनेस देते हो। जब आपने उसके वहाँ से डेटा कलेक्ट किया कि यहाँ पे डायबिटीज़ या एपिडेमियोलॉजी के जो पेशेंट है वो ज़्यादा हैं डायबिटीज़ के या पोलियो के, ठीक है, आप गए डेटा कलेक्ट किया, आपको पता चला कि यहाँ पे हेपेटाइटिस या डायबिटीज़ कोई भी मतलब डिजीज़ है, उससे रिलेटेड डेटा इकट्ठा किया, फिर आपने क्या किया, उसको एनालाइज करने के बाद आपने इंटरवेंशन दी कि ये इंटरवेंशन, ये प्रैक्टिसेस हम अगर इस कम्युनिटी के अंदर करें तो क्या होगा, वो कम्युनिटी जो है इस डिज़ीज़ से, इस डिसऑर्डर से अपने आप को बचा सकेगी और अपनी हेल्थ को जो है वो मेंटेन कर सकेगी। तो ये कैसे हम एपिडेमियोलॉजी जब हम स्टडी करते हैं तो उस वक्त हमें ये नॉलेज जो है गेन होता है, ठीक है। इसी तरह प्रैक्टिस जो मेडिसिन की प्रैक्टिसेस हैं, अब मेडिसिन जब हम बनाते हैं तो वो भी जो है ना, साइंस एक आर्ट है, आपको पता है एपिडेमियोलॉजी एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। जब हम कोई मेडिसिन बनाते हैं तो मेडिसिन को कैसे अप्लाई करना है, किस तरह कितने टाइम देनी है, कितनी डोज देनी है, ये सारा भी हम एपिडेमियोलॉजी के अंदर ही देखते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल जो मेथड होते हैं उनको अप्लाई करके स्टडी करते हैं। अब उसके बाद इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होती है एपिडेमियोलॉजी की, एक प्रॉपर डायग्नोज, एक प्रॉपर पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है प्रिस्क्राइब कैसे करना है, एक जो क्लिनिशियन है वो दोनों मतलब मेडिकल का नॉलेज को और अपने एक्सपीरियंस को, अपनी जजमेंट को और पेशेंट को अंडरस्टैंड करके ये सारी चीज़ें प्लान करता है, एक प्रॉपर डायग्नोज बनाता है और उसके ऊपर अप्रोप्रिएट काम करता है कैसे पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है, तो विद द हेल्प ऑफ किससे, एपिडेमियोलॉजी से। इसी तरह जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होता है वो सिमिलर मेथड यूज़ करता है, लाइक कौन से साइंटिफिक मेथड को यूज़ करता है जिसमें वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेगा या फिर एनालिटिक स्टडी करेगा। इन दोनों से पहले क्या करते हैं, पहले हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडी के बाद फिर हमें जो रिजल्ट मिलते हैं फिर उनको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। ये ऐसा नहीं होता, अगर आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहे हो तो ये आपकी एक रिसर्च हुई, एनालिटिकल स्टडी करते हो तो वो आपकी दूसरी रिसर्च हुई, ठीक है। तो ये आपके मतलब रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर आप किस चीज़ पे काम कर रहे हो ये उस के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि आप डिटेल से आगे जो है ना फाइनल ईयर के अंदर जब रिसर्च पढ़ोगे ना वहाँ पे आपको ये पता चलेगा। फिर इसी तरह जो एपिडेमियोलॉजी की जजमेंट करता है, फिर इसी तरह सारी वो डायग्नोज वगैरह बना के पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन कैसे कंट्रोल करना है कम्युनिटी के अंदर डिजीज़ को और कैसे उसको प्रिवेंट करना है, ये सारी एप्लीकेशन जो है ये एपिडेमियोलॉजी के अंदर आती हैं और ये एप्लीकेशन जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है आप सबको यहाँ तक, किसी को कोई इशू तो नहीं है? यहाँ तक क्लियर है सबको? मैं सुन लूँ अब आपसे। हाँ जी सोनिया, आप मुझे बताएं कि एपिडेमियोलॉजी को हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सोनिया मकबूल। कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बताएं ना। सोनिया मकबूल, आपको आवाज़ आ रही है? आप मुझे ये बताएं कि एपिडेमियोलॉजिकल मेथड या एपिडेमियोलॉजी की एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। नहीं बेटा, ये कंपोनेंट जो थे उसके 3-4 ही थे जो मैंने आपको बताए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी और डिटर्मिनेंट्स, वो कंपोनेंट थे। कम्युनिटी बेस्ड जो प्रैक्टिसेस होती हैं, उनमें हम इनको अप्लाई करते हैं।
क्लिनिकल जजमेंट्स वगैरह भी लिए। इसके अलावा और हम क्या करते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, रिसर्च में यूज़ करते हैं, रिसर्च के अंदर यूज़ करते हैं कि नहीं? रिसर्च के अंदर भी यूज करते हैं, जैसे आपने दिखाते हैं, हम साइंस ये में पढ़ेंगे। हाँ जी, एपिडेमियोलॉजिकल मेथड मैंने आपको कुछ बताया है, डिस्क्रिप्टिव मेथड जैसे एनालिटिकल मेथड। जी हाँ जी, ठीक जी है। सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके कौन से हैं, आपने क्वेश्चन किया है ना कंपोनेंट का, अब आप खुद बताएं कौन कौन से कंपोनेंट हैं एपिडेमियोलॉजी के। एपिडेमियोलॉजी के कंपोनेंट्स कौन से हैं? हाँ जी, स्टडी, डिस्ट्रीब्यूशन, डिटरमिनेंट्स, बाकी वो जो फ्रीक्वेंसी या ट्रेंड ये भी इसमें आएगा कंपोनेंट्स। नहीं नहीं, इनकी डिटेल नहीं जानी, बस हेल्थ आप वो बता दें, फ्रीक्वेंसी बता दें क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिटर्मिनेंट्स क्या है और स्टडी क्या है, ये इसके कंपोनेंट में। स्पेसिफाइड पॉपुलेशन, ये मतलब आप इतनी डिटेल में जाए, बस उन तीन को ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, बाकी इनके नाम लिख लीजिएगा। हाँ जी, कंपोनेंट के नेम्स आते हैं जो स्पेसिफिक इसके अंदर आते हैं। डिटर्मिनेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टडी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, बाकी आप नेम लिख दीजिएगा स्पेसिफाइड पॉपुलेशन का, मतलब बट इसमें रहता नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? स्टडी, डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेंट्स, हेल्थ रिलेटेड स्टेट, स्पेसिफाइड पॉपुलेशन और इसकी एप्लीकेशन जो है, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? उसके बाद हमने जो डिस्कस करना है वो हमने डिस्कस करना है गोल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। जो एपिडेमियोलॉजी है इसके गोल्स क्या क्या हैं। सोनिया, आप अपना माइक जो है ना वो म्यूट कर दें। एक तो होता है कि काजेशन ऑफ डिजीज़, मतलब जो डिजीज़ हो रही है उसकी काज क्या है उसको फाइंड आउट करना। कोई बंदा एक अच्छी सेहत के साथ, गुड हेल्थ के साथ है, तो वो उसको इल कैसे होता है, तो इसमें कोई जेनेटिक फैक्टर या इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है या उसका अपना बिहेवियर जो है वो इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से उसको डिजीज़ होती है। एपिडेमियोलॉजी का गोल जो है डिजीज़ की काज को फाइंड आउट करना, जिसमें वेब ऑफ काजेशन, इंट्रैक्शन अमंग जेनेटिक्स, इन्वायरमेंटल, बायोलॉजिकल, केमिकल, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। दूसरा काज जो है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, डिजीज़ जो है वो कैसे हुई है, मतलब उसकी ने आगे प्रोग्रेस कैसे की है, वो हम डिस्कस करते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ के साथ। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ में क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि डिजीज़ का जो ऑनसेट है, डिजीज़ अक्कर जो है वो कैसे हुई है, और डिजीज़ ऑनसेट से लेके इसकी रेजोल्यूशन, ये सारा जो डिजीज़ का कोर्स है ऑनसेट से लेके रेजोल्यूशन तक का, ये हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ के अंदर देखते हैं। ये भी एपिडेमियोलॉजी के गोल्स में आता है। इसमें दो फेज़ होते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ के अंदर, एक होता है प्री पैथोजेनेसिस, एक होता है पैथोजेनेसिस। प्री पैथोजेनेसिस डिजीज़ जो है ना, इसमें जो ये फेज़ होता है प्री पैथ, इसमें डिजीज़ जो है वो डेवलप नहीं होती, बट होता ये है कि इसमें तीन फैक्टर होते हैं ना, एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट, इनका आपस में जो है इंट्रैक्शन हो जाता है। हाँ जी, वॉइस क्लियर है आप सबको या कट रही है? आवाज़ आ रही है आप सबको? ठीक है, हम पढ़ रहे थे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। अब एक बंदा है, उसकी हेल्थ जो है बिल्कुल ठीक है, फिर क्या होता है, कुछ चेंजिंग्स आती हैं उसकी बॉडी के अंदर, कोई साइन सिम्टम जो है वो शो होते हैं, फिर उसके बाद उसको डिजीज़ जो है वो डायग्नोज हो जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है, दो फेज होती है, या तो डेथ या फिर रिकवरी। ये सारा प्रोसेस हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। अब प्री पैथोजेनेसिस फेज के अंदर जो डिजीज़ है वो डेवलप नहीं होती, बट एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट, इन तीनों का में से कोई दो फैक्टर होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, इंटरेक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से डिजीज़ को क्या मिलता है, स्टिमुलस मिलता है, पोटेंशियल मिलता है कि वो अक्कर हो। तो ये असल में बेसिकली क्या होता है, मॉर्बिडिटी या डिजीज़ जो है इसकी डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रही होती है प्री पैथोजेनेसिस फेज के अंदर।
और इसमें क्या होता है कि आपके जो सेलुलर इवेंट्स हैं या रिएक्शंस हैं, जो हमने पढ़े थे कि कुछ सेलुलर इवेंट्स होते हैं इन्फ्लेमेशन के अंदर पढ़े थे सेकेंड ईयर में, वो कुछ पैथोलॉजिकल चेंजिंग्स होती हैं वो आपकी बॉडी के अंदर डेवलप होने लग जाती हैं, और इसी तरह ये आगे फर्दर डिजीज़ को लीड कर जाती हैं किसके अंदर, पैथोजेनेसिस फेज़ के अंदर। तो जब पैथोजेनेसिस फेज़ है उसमें आपको डिजीज़ जो है वो डेवलप हो जाती है। अब नेचुरल हिस्ट्री ऑफ जो है एक वाइटल है जिसमें हम डिज़ीज़ प्रिवेंशन पॉलिसीज़ बनाते हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कैसे डिज़ीज़ हो रही है, क्या क्या चेंजिंग्स आ रही हैं, क्या काज क्या है, कौन सी चीज़ जो है जो आपकी बॉडी के अंदर पैथोलॉजिकल चेंजिंग्स कर रही है। तो ये एक वाइटल पॉइंट है, वाइटल चीज़ है जिससे हम प्रिवेंशन पॉलिसीज़ बनाते हैं। उसके बाद हम सेकेंडरी प्रिवेंशन बेस्ड स्क्रीनिंग जब करते हैं तो वो भी इसी के अंदर आता है। हेल्थ केयर रेशनल्स हम प्रोवाइड करते हैं इसकी मदद से। फिर हम इसके जो है हेल्थ केयर का पर्पस, मेडिसिन वगैरह और ये सारी चीज़ें जो है ना, और कैसे हमने इल हेल्थ को डिले करना है, रिड्यूस करना है उसके रेट को, ये सारी चीज़ें हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ के अंदर ही मतलब इनको कवर करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या सोसाइटी को कलेक्टिवली एक्शन लेने चाहिए, एक पब्लिक हेल्थ सेक्टर को क्या एफर्ट करनी चाहिए कि कैसे वो इनको डिजीज़ जो है ना उसकी अक्रेंस को उसकी को रोक सकें। ठीक है, तो ये इसका दूसरा गोल था। तीसरा गोल जो है वो है डिस्क्राइब द हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन है उसका हेल्थ स्टेटस क्या है। फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन है, एक जगह है जहाँ पे हम रहते हैं, लाहौर के अंदर अगर आप रहते हैं उसमें ये देखेंगे कितने लोग जो हैं वो सेहतमंद हैं, कितने लोग जो हैं वो इल हैं, बीमार हैं, डिजीज़ के साथ हैं। तो ये टाइमली जब प्रोपोर्शन जो देखते हैं मतलब टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ना हेल्थ स्टेटस में आती हैं। मतलब कितना डिज़ीज़ बर्डन कितना है और कितने हेल्थ प्रोग्राम जो है वो प्रायोरिटी पे हमें रखने चाहिए, क्या चीज़ है, कौन सी डिजीज़ है जिसके को हमने अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा देनी है, किस चीज़ का, और इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कितना कैसा है वहाँ का जहाँ पे हम रह रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया तो नहीं है, प्रिवेंशन और केयर कितनी दी जा रही है, कितना लोग जो है अपनी सेहत का और अपने लाइफस्टाइल जो है उनका बिल्कुल ठीक है उसका ख्याल रखते हैं। उसके बाद जो चौथा गोल है वो है कि इवेलुएटिंग इंटरवेंशन। अब जो आपने इंटरवेंशन दी है, ठीक है, आपने एक बंदा सेहतमंद था और उसकी कैसे ट्रीट किया है, तो वो कैसे किया है, उन इंटरवेंशन को आप इवेलुएट करते हो। वो कैसे इवेलुएट करते हो, वो इस तरह इवेलुएट करते हो कि आप यहाँ देखते हो कि हेल्थ जो है हेल्थ प्रमोशन कितनी है वहाँ पे, मॉर्बिडिटी रेट कितना है, मॉर्टेलिटी रेट कितना है, जो आप इंटरवेंशन दे रहे हो, आप प्रिवेंटिव मेजर जो यूज़ कर रहे हो क्या वो कितनी बेनिफिशियल है, इन सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप कैसे आप करोगे, आप अपनी इंटरवेंशन जो देंगे उससे इवेलुएशन से आपको पता चलेगा। अगर आप इंटरवेंशन जो है वो अच्छी दे रहे हो तो उससे आपको पता चलेगा कि कैसे आप जो मॉर्बिडिटी रेट है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, अगर तो केयर जो है, जो हेल्थ प्रमोशन, जो अवेयरनेस है वो आप ठीक दे रहे हो। ठीक है, तो ये इसके गोल्स हैं एपिडेमियोलॉजी के अंदर। कितने गोल्स हैं? 4 गोल्स हैं। कौन कौन से? आप मुझे लिख कर दिखाएं, सारे बच्चे मैसेज करके टाइप करके यहाँ पे लिख के दें। उसके बाद है पर्पस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का पर्पस क्या है? सेम वही बात है, वही रिपीट हो रही है जो हमने पीछे पढ़ी है। काज और रिस्क फैक्टर डिजीज़ के वो आइडेंटिफाई करना एपिडेमियोलॉजी का है। डिजीज़ की एक्सटेंट कितना है, किसी कम्युनिटी के अंदर डिजीज़ का रेट कितना है, एक्सटेंट कितना है, नेचुरल हिस्ट्री क्या है, डिजीज़ की प्रोग्नोसिस क्या है, इसको स्टडी कौन करता है, एपिडेमियोलॉजी। फिर अपने प्रिवेंटिव और थेराप्यूटिक मैयर जो इंटरवेंशन आप इवेलुएट करते हो वो भी एपिडेमियोलॉजी का पर्पस है। वही गोल में जो चीज़ें हमने डिस्कस की है ना, उन्हीं को फिर एक एक पॉइंट बना के आपने लिख देना है। फिर उसके बाद आपने पब्लिक पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं, मतलब आप एक काम करते हो ना, फिर उसके बाद आप पॉलिसीज़ बनाते हो कि ये लैकिंग्स हैं, इनके ऊपर हमने काम करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी पर्पस के अंदर आती है। पर्पस ऑफ एपिडेमियोलॉजी और गोल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ये सारे बच्चे आप टाइप करके दें। उसके बाद आता है एम्स। एपिडेमियोलॉजी जो है ना, इसका जो है ना एम्स क्या क्या है, बेसिकली इनकी जो मेन 3 एम्स हैं जिनके ऊपर ये काम कर रहा है, 3 कौन कौन से हैं वो हम आगे देखते हैं। एपिडेमियोलॉजी जो है सर्विस कर रही है कॉर्नरस्टोन ऑफ मेथोडोलॉजी ऑफ पब्लिक हेल्थ रिसर्च। मतलब जितनी भी पब्लिक हेल्थ रिसर्च होती हैं वो मतलब मेथोडोलॉजीज़ जो यूज़ करती हैं वो सारी एपिडेमियोलॉजी की हेल्प से करती हैं। जितनी भी एविडेंस बेस्ड मेडिसन बनी है, जितने भी रिस्क फैक्टर के मीन्स को आइडेंटिफाई किया गया है, डिजीज़ कैसे होती है और कैसे कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो देना चाहिए, ये सारी जितनी भी क्लिनिक के अंदर प्रैक्टिसेस हो रही हैं
ये सारे एपिडेमियोलॉजी की मदद से हो रही है। एपिडेमियोलॉजी सारी इसको सर्व कर रही है। कैसे? एपिडेमियोलॉजी जो है ना, इसके 3 एम्स हैं। एक तो डिजीज़ पैटर्न, ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर डिजीज़ पैटर्न क्या है, जैसे हमने पहले पैटर्न डिस्कस किए हैं, टाइम पैटर्न, प्लेस और पर्सन। उसके बाद ये आइडेंटिफाई करते हैं डिजीज़ की काज क्या है। उसके बाद ये डेटा हमें प्रोवाइड करती है कि कैसे हमने मैनेज करना है, इवैल्यूएशन और प्लानिंग कैसे करनी है किसी भी डिजीज़ से प्रिवेंट, कंट्रोल और प्रिवेंशन के लिए, और उसको ट्रीटमेंट कैसे करना है। बेटा जो भी सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको एपिडेमियोलॉजी ही बताती है कि जो जो आप प्रैक्टिसेस कर रहे होते हो, जो जो चीज़ें, ये ऐसे नहीं, ये आपने काम किया है, एविडेंस बेस्ड इन मेथडोलॉजीज़ को यूज़ किया है, रिसर्चेस किए हैं इनके ऊपर, फिर आप इस नतीजे पे पहुँचे हो। आपको पता चला कि डिजीज़ इस तरह होती है, इन्फ्लेमेशन का पैटर्न इस तरह होता है, ये कैंसर की सिम्टम इस तरह होती है, ये चेंजिंग्स आती है। ये सारी चीज़ें जो है ना, इसी के एम्स में आती हैं। उसके बाद आता है स्कोप। एपिडेमियोलॉजी का स्कोप क्या है? इसका जो स्कोप है बेटा, वो ये सारी चीज़ें ना, इसके एम, स्कोप, पर्पस, गोल्स, ये एसएक्यूज में बार बार पूछे जाएंगे। मोस्टली ये आते हैं एसएक्यूज में। एपिडेमियोलॉजी का स्कोप क्या है बेटा? ये जो डेटा आप ड्राइव करते हो, ठीक है, सिस्टमेटिकली या अनबेस्ड अप्रोच जो कलेक्ट करते हो, एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो, जितना भी डेटा आपको मिलता है इन सारी चीज़ों से, ये आप एपिडेमियोलॉजी के अंदर, स्कोप के अंदर आता है। उसके बाद आप बेसिक साइंस और पब्लिक हेल्थ जो है ना, ये उसको डिस्क्राइब करती है एपिडेमियोलॉजी। जितनी भी पब्लिक हेल्थ साइंसेज हैं, बेसिक्स हैं उनकी, उसको डिस्क्राइब। फिर जितनी भी क्वांटिटेटिव डिसिप्लिन्स हैं, मतलब आप जो प्रोबेबिलिटी या स्टेटिस्टिक्स जो आप करते हो, जितनी भी आप सर्चेस करके आप बताते हो कि इसका रेट इतना रेशो है, जितनी भी क्वांटिटेटिव डिसिप्लिन या क्वांटिटेटिव स्टडीज़ हुई हैं, वो भी एपिडेमियोलॉजी में आती हैं। उसके बाद आप जो कैजुअल रीजनिंग बताते हो, हाइपोथेसिस जो टेस्ट करते हो, आप कहते हो कि फ़लाँ जो है ये रिस्क फैक्टर है, इसका नल हाइपोथेसिस, और जो आप बताते हो स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस, इन सारे को यूज़ जो है ना, वो भी स्कोप एपिडेमियोलॉजी के अंदर आता है। मतलब कोई सी चीज़ का आपने कैजुअल रीजनिंग देखनी है, या रिलेशनशिप देखना है, या रेशनल देना है, वो स्कोप ऑफ एपिडेमियोलॉजी में ही आता है। उसके बाद ग्राउंडेड होते हैं ये फील्ड, जो बियोलॉजी, बिहेवियरल साइंस, फिज़िक्स, इर्गोनॉमिक्स, जितने भी मतलब इस ये जो फील्ड्स हैं, ये सारी एपिडेमियोलॉजी के साथ होती हैं। इनकी सारी जो ग्राउंड बेस है ना, वो एपिडेमियोलॉजी है। आपके जो हेल्थ, बिहेवियर, स्टेटिस्टिक्स और इवेंट्स हैं, वो बायोलॉजी या बिहेवियरल साइंस या फिज़िक्स या इकोनॉमिक्स, ये सारी मतलब चीज़ें जो है ना, इसके अंदर आती है। एर्गोनॉमिक्स क्या होती है? ये एक्सप्लेन करती है आपके हेल्थ में रिलेटेड जो स्टेट्स या इवेंट्स होती हैं, उनको जो एक्सप्लेनेशन देती है, वो एर्गोनॉमिक्स देती है। उसके बाद आपकी पब्लिक हेल्थ जो प्रोवाइडिंग फाउंडेशन है, जिसमें आप क्या करते हो कि प्रैक्टिकली कुछ अप्लाई करते हो, मतलब कोई अप्रोप्रिएट एक्शन बेस्ड या कोई इंटरवेंशन देते हो, जो आप मतलब एविडेंस बेस्ड जो आप प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते हो किसी रीज़न के साथ, रैशनल दे के, ये सारी चीज़ें भी इसी के स्कोप के अंदर आती हैं। ये मेरा रट्टा है। वैसे ये उनके साथ ही मतलब कंबाइन कर रही हैं, बट आप जब एक दफ़ा इसको कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा ना, फिर आप ये लिख भी लोगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? बेटा यहाँ तक क्लियर है आप सबको? अच्छा, एपिडेमियोलॉजी को कम्युनिटी मेडिसिन का राइट हैंड कहा जाता है। कहते हैं कि जो एपिडेमियोलॉजी है वो कम्युनिटी मेडिसिन का राइट हैंड है। जैसे कि आपको पीपीटी में दिखाया गया होगा कि कम्युनिटी मेडिसिन की 2 ब्रांचेज हैं, एक बायोस्टैटिस्टिक्स, एक एपिडेमियोलॉजी। जो राइट हैंड है वो एपिडेमियोलॉजी को कहा जाता है। उसके बाद कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनकी डेफिनेशन बाज़ औक़ात पूछी जाती है। मॉर्बिडिटी क्या है, मॉर्टेलिटी क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, और आपको पता भी होगा इन चीज़ों का। मॉर्बिडिटी बेटा ऐसी स्टेट ऑफ बीइंग डिजीज या अनहेल्दी विद इन किसी भी पॉपुलेशन में कोई बंदा अगर अनहेल्दी है या उसको कोई डिजीज़ की स्टेट के अंदर है, वो क्या आता है, वो मॉर्बिडिटी के अंदर आता है। उसको मॉर्बिडिटी के अंदर ऐसी पॉपुलेशन के अंदर जो जितने भी लोग अनहेल्दी या डिजीज्ड हैं, इस स्टेट को क्या होते हैं, ये सारे मॉर्बिडिटी रेट में आते हैं। मॉर्टेलिटी किसी भी पॉपुलेशन में जो लोग जिनकी डेथ हो गई है, डाइड है, उनको वो जो नंबर्स हैं उनको हम किस में शामिल करते हैं? मॉर्टेलिटी के अंदर। ये डेफिनेशन बाज़ वक्त पूछ ली जाती है, ठीक है, एसक्यूज में आती है।
अब डिसेबिलिटी क्या है? डिसेबिलिटी आपके कोग्निटिव, डेवलपमेंटल या इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल, सेंसरी या किसी भी कोई भी बॉडी के पार्ट के अंदर कोई इम्पेयरमेंट है, ठीक है, इसको डिसेबिलिटी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो एक बंदा है जिसको डिसेबल है, उसकी जो लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं, वो इंडिपेंडेंट जो है ना नहीं होता, डिपेंडेंट होता है अपनी बर्थ से लेके पूरी अपनी होल द लाइफ तक, पूरे लाइफ टाइम के लिए। तो जो डिसेबल पर्सन होता है, जो उससे क्या होता है, उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर कोग्निटिवली, डेवलपमेंटली, इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिजिकली या सेंसरी कोई डिसेबिलिटी होती है। तो इसको कहते हैं आप, इम्पेयरमेंट जो होती है उसको कहते हैं डिसेबिलिटी। आगे कुछ एग्जांपल दी गई हैं मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी की, ठीक है, जैसे कि इनको डिस्कस किया गया है, मॉर्टेलिटी क्या है, मॉर्बिडिटी क्या है, और कैसे ये है इंक्रीज़ होती है, कैसे डिक्रीज़ होती है, ये एग्जांपल आपने देख लेनी है, ठीक है। बाकी हमने बस वो डेफिनेशन पढ़नी है और एग्जांपल आपने देख लेनी है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको समझा दूं तो फिर आपको समझा देता हूँ, कर लोगे क्लियर? ये समझ आ जाएंगी आपको? मैं बता दूं एरोज जो लगे हुए हैं, मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी कहते हैं इंक्रीज। कब इंक्रीज होगी? ये एरो बना हुआ है फर्स्ट एग्जांपल में आप देख रहे हैं, उसमें वो ये कह रहा है अब दोनों इंक्रीज है। इसका मतलब ये है कि डिजीज़ जो है ना वो भी बहुत कॉमन है, और जो इंसिडेंस डेथ रेट है, डेथ का इंसिडेंस है वो भी हाई है, ये बताया हुआ है। जैसे एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस एक डिजीज़ है, ठीक है, उसमें जो है ना ये डिजीज़ कॉमन भी है और इसका डेथ जो रेट है वो भी, इंसिडेंस जो है वो भी हाई है। अब मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी कम है, इसका मतलब ये है कि डिजीज़ जो है वो अनकॉमन है और इंसिडेंस जो डेथ है वो भी लो है, जैसे कि विटिलिगो एक डिजीज़ है। उसके बाद आगे जो एग्जांपल है उसमें ये कहा गया मॉर्टेलिटी कम है, मॉर्बिडिटी जो है वो ज़्यादा है। अब मॉर्टेलिटी कम है और मॉर्बिडिटी ज़्यादा, इसका मतलब है कि मॉर्बिडिटी ज़्यादा है। मॉर्बिडिटी में क्या है कि जो डिजीज़ बीइंग पर्सन है, अनस्टेट है, वो ज़्यादा है, वेरी कॉमन है, जबकि मॉर्टेलिटी कम है तो इसका मतलब डेथ रेट जो है, डेथ का इंसिडेंस वो लो है, जैसे कि डायबिटीज़ जो है ना, ये आता है इसकी एग्जांपल के अंदर। अगर मॉर्टेलिटी भी ज़्यादा है और मॉर्बिडिटी कम है तो इसका मतलब है डिजीज़ जो है वो अनकॉमन है, बल्कि उसका इंसिडेंस ऑफ डेथ जो है वो ज़्यादा है, जैसे कि एमायोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ALS जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद रिस्क क्या होता है बेटा? कोई भी ऐसी चीज़, प्रोबेबिलिटी जिसकी वजह से कोई बैड आउटकम है उसको हम खतरा कहते हैं। कोई भी चीज़ जिसका नतीजा बुरा हो उसको क्या कहते हैं? रिस्क कहते हैं। रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर वो कंडीशन, वो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, वो बिहेवियर जिसकी वजह से इंसान जो है उसकी हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट हो और जिसकी उसके अंदर डिजीज़ डिवेल्प हो, इसको कहते हैं रिस्क फैक्टर। और जो रिस्क फैक्टर होता है उसमें हम चेक करते हैं पी की वैल्यू। पी की वैल्यू जो है ना, ये हम देखते हैं स्टेटिस्टिक्स के अंदर, जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं रिसर्च के अंदर, जब हम कोई रिस्क फैक्टर फाइंड करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि अगर पी की वैल्यू 0.05 से कम आ रही है तो इसका मतलब है वो उस चीज़ का रिस्क फैक्टर है। अगर ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है वो रिस्क फैक्टर नहीं है। तो ये हम पी की वैल्यू से हम फाइंड आउट करते हैं कि रिस्क फैक्टर है ये इस डिजीज़ का या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ओबेसिटी जो है डायबिटीज़ का रिस्क फैक्टर है, तो इसका मतलब है उसकी पी की वैल्यू क्या होगी। सारे बच्चे ये लिख के दिखाएं मुझे, अगर ओबेसिटी जो है रिस्क फैक्टर है तो उसकी पी की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 0.05 होगी या ग्रेटर देन 0.05 होगी, ये आपने मुझे बताना है। सब बच्चे टाइप करके बताएं। इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंस बेटा कहते हैं कि नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ डिजीज़ या टोटल एट रिस्क, मतलब जो बंदे, जितने बंदे लोग रिस्क पर हैं। पी की वैल्यू बेटा फाइंड इस तरह करते हैं, ये आप करोगे उसके अंदर जो है आपका IBM SPSS एनालिसिस करते हो, रिसर्च में करोगे। ये आप ये चीज़ें छोड़ो, ये आप रिसर्च में पढ़ोगे, आपको फाइनल ईयर में मैं पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी रही तो, ठीक है। अगर मतलब पढ़ा सका, टाइम हुआ अपने पास, तो फिर मैं आपको बताऊंगा पी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अगर आप अभी पढ़ना चाहते हो तो फिर आप अभी बस इतना ही याद रखो।
अब इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंस आपको पता है, जितने भी नंबर ऑफ केसेस और डिजीज होते हैं, जितने मतलब लोग रिस्क पे हैं ना टोटल, उसमें से जितने लोगों को डिजीज़ है वो आपका इंसिडेंस है। इंसिडेंस रेट क्या है? वो आप मतलब इंसिडेंस जितना रेट इंसिडेंस है, नंबर ऑफ केसेस डिजीज़ हैं फाइंड आउट हुए हैं, उनको आप डिवाइड कर दोगे यूनिट ऑफ टाइम से, तो आपको इंसिडेंस रेट मिल जाएगा। प्रीवलेंस क्या है? प्रीवलेंस नंबर ऑफ केसेस जिनको मतलब जो अब पहले से भी मौजूद हैं और न्यू केसेस जो आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं? एक तो पहले से जितने भी नंबर ऑफ केसेस हैं एक टाइम के अंदर पहले से मौजूद, और जितने एक टाइम के अंदर मौजूद हैं केसेस, वो आपका प्रीविलेंस होता है किसी डिजीज़ का। इंसिडेंस क्या होता है कि न्यू केसेस उस डिजीज़ के कितने आ रहे हैं, एक डिजीज़ है उसके न्यू केसेस जो आ रहे हैं वो उसका इंसिडेंस है। प्रीविलेंस पहले से मौजूद जो केसेस हैं और जो न्यू आ रहे हैं और एक टाइम के अंदर आप देख रहे हो, तो वो सारा उसका क्या होता है? प्रीविलेंस होता है। प्रीविलेंस क्या होता है? नंबर ऑफ सच केसेस और टोटल जितने नंबर ऑफ रिस्क पे हैं, इससे आप प्रीविलेंस रेट निकालते हो, टोटल नंबर ऑफ रिस्क को डिवाइड करके जितने भी नंबर ऑफ केसेस होते हैं उनको। इस तरह आप प्रीविलेंस रेट जो है ना वो फाइंड आउट करते हो। उसके बाद कुछ और फर्दर टर्म्स हैं जिनमें इंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक, स्पॉर्डिक और आउटब्रेक आता है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि इंडेमिक, एपिडेमिक की इसकी जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये आप मैं आई थिंक सो स्टार्ट से पढ़ते भी आ रहे होंगे। अब देखते हैं इंडेमिक क्या होता है। इंडेमिक जो है ये इसको डिफाइन किया गया हिबिचुअल प्रेजेंस ऑफ डिजीज विद इन अ गिवन जियोग्राफिक एरिया। किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर मतलब जो डिजीज़ प्रेजेंस है हिबिचुअली मतलब होती है, वो क्या है? इंडेमिक है। मतलब एक स्पेसिफिक एरिया है उसके अंदर अगर डिजीज़ है तो वो क्या होगी? वो इंडेमिक डिजीज़ कहलाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो कोरोना वायरस था वो क्या था? एंडेमिक था, एपिडेमिक था या पेंडेमिक था? ये आप मुझे टाइप करके बताएं। और आपसे एक और क्वेश्चन भी किया है मैंने, आपने वो नहीं बताया, आपने क्वेश्चन कर दिया डायबिटीज़ वाला, वो भी बताएं और इसका भी जवाब दें मुझे, ठीक है? किसी भी एरिया के अंदर अगर डिजीज़ उसी के अंदर अक्रेंस है, उसकी नॉर्मल अक्रेंस यूजुअली होती है, उसको कहते हैं इंडेमिक डिजीज़। एपिडेमिक डिजीज़, एपिडेमिक क्या होती है? एपिडेमिक में ये होता है कि नंबर ऑफ केसेस जो है ना वो जितनी मतलब एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन है ना, उससे नंबर ऑफ केसेस जब एक्सेस कर जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए मतलब एक अनकंट्रोल्ड स्प्रेड ऑफ डिजीज़, किसी भी कम्युनिटी के अंदर डिजीज़ जो है वो अनकंट्रोल्ड स्प्रेड हो जाए, तो वो क्या कहलाती है? एपिडेमिक कहलाती है। और जो इससे क्या आपने बताया, कोरोना जो है पेंडेमिक है जो कि वर्ल्ड वाइड थी। जब एपिडेमिक पूरी कम्युनिटी से मतलब आगे बढ़ के अब पूरा वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो जाए, तो इसको कहते हैं पेंडेमिक डिसीज़। क्वेश्चन ये था, एक तो ये आपने बहुत कम बच्चों ने रिस्पॉन्स किया। मेरा क्वेश्चन ये था पी की वैल्यू क्या होगी अगर ओबेसिटी जो है डायबिटीज़ मिलाइटिस का रिस्क फैक्टर है, तो उसकी पी की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा था मैंने। इंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक क्लियर है आपको। उसके बाद स्पोरेडिक क्या होता है? स्पोरेडिक कहते हैं कि डिजीज़ जो इनफ्रिक्वेंटली या इरेगुलरली अक्कर हो रही है, मतलब एक मंथ हुई फिर बाद में नहीं हुई फिर कभी हो गई, इस तरह स्पोरेडिक मतलब डिजीज़ की जो अक्रेंस है वो इनफ्रीक्वेंट है और इरेगुलर वे में हो रही है। ऐसा नहीं है कि सीजनल हो रही है, मतलब सर्दियों में हो रही है, कभी गर्मियों में, इरेगुलर वे है उसका। आउटब्रेक क्या होता है? आउटब्रेक कहते हैं कि कैरी द सेम डेफिनेशन ऑफ एपिडेमिक। इसकी आउटब्रेक की भी सेम ऐसी तरह एपिडेमिक की तरह ही डेफिनेशन, बट इसमें अक्सर जो है ना जो जियोग्राफिक एरिया है वो लिमिटेड लिया जाता है आउटब्रेक के अंदर। इसमें एपिडेमिक में पूरी कम्युनिटी देखी जाती है ना, इसमें स्प्रेड अनकंट्रोल स्प्रेड हो रहा है, बट आउटब्रेक में जो है ना एक लिमिटेड जियोग्राफिक एरिया जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब किसी एक एरिया या किसी एक इलाके के अंदर मतलब आउटब्रेक जो स्प्रेड है डिजीज़ का उसको कहते हैं आउटब्रेक। बेटा पी की वैल्यू बताएं मुझे, मैं वेट कर रहा हूँ आप सबका। क्या होगी? 0.5। शाबाश, वेल डन, एक्सेलेंट। हाँ जी बख्तावर बताएं 0.5 आपने क्यों कहा? रैशनल दे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आई थिंक इतना इनफ है। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम
नेक्स्ट मैं कहता हूँ कि सैटरडे वाले दिन हम लेक्चर रख लेते हैं, इसका 2 लेक्चर होने चाहिए, एक से मतलब कवर नहीं होनी, 1 मंथ रहता है तो इसके 2 लेक्चर रख लेते हैं। नेक्स्ट जो है हम फिर बाद में पढ़ेंगे, अगर कोई क्यूरी हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है।